हेलो बच्चों, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 जिसकी हेडिंग है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर की हेडिंग में जो वर्ड्स दे रखे हैं वो समझा देती हूँ। फर्स्ट वर्ड है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक फोटो और एक सिंथेसिस। फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, या फिर दूसरे वर्ड्स में समझाऊं तो इसका मतलब होता है फोटोन, जो कि सनलाइट से आ रहे हैं। और सिंथेसिस मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन करना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि सनलाइट का यूज करके किसी चीज का फॉर्मेशन करना जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। अब इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, तो इस प्रोसीजर में C6H12O6 और ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, इसका फॉर्मेशन होता है। प्लांट जो है वो सनलाइट का यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ये होता है फूड। अब इस फूड को प्लांट जो है वो सुक्रोज के फॉर्मेट में एक जगह से, मतलब लीफ में फूड बना ग्लूकोज के फॉर्मेट में, फिर प्लांट में किसी और जगह पर उसको पहुंचाना है तो सुक्रोज के फॉर्मेट में प्लांट उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और प्लांट इसको स्टोर करेंगे स्टार्च के फॉर्मेट में। सेकेंड टर्म दे रखी है चैप्टर की हेडिंग में हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का मतलब ये होता है कि वो प्लांट जिनमें वस्कुलर बंडल जो है वो अच्छे लेवल का डेवलप हो गया। वस्कुलर बंडल क्या होता है, प्लांट में फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए और वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्यूब्स फैली हुई हैं। इन दोनों को मिलाकर के वस्कुलर बंडल बोला जाता है। किन दोनों को मिलाकर के? फूड का ट्रांसपोर्ट जो करते हैं वो होते हैं फ्लोएम, और वाटर का ट्रांसपोर्ट जो प्लांट में करते हैं वो होते हैं जाइलम। इन जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर के बोला जाता है वस्कुलर बंडल। तो चैप्टर की हेडिंग समझ में आ गई। सनलाइट का यूज करके कुछ फॉर्म किया जाएगा, और किन में फॉर्म किया जाएगा? हायर प्लांट्स में। और हायर प्लांट्स कौन होते हैं? जिनमें वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम जो है वो अच्छे लेवल तक का डेवलप हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हमारी क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझाया गया है। कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, उनके बारे में बताया गया है। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट में कहाँ पर होता है उसके बारे में समझाया गया है। हमें पता है कि प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो प्लास्टिड का एक टाइप होता है, वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। अब इस फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप के पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमें समझाया गया है। लाइट रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो उस प्रोसीजर में एटीपी और एनएडीपीएस जो है उसका फॉर्मेशन होगा लाइट रिएक्शन में, फिर उनका कहाँ पर यूज होगा। उसके बाद में C4 पाथवे की बात की गई है। फिर समझाया गया कि फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। इन पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब अब एनसीईआरटी की हम एक एक लाइन को समझते हुए चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते हैं। फर्स्ट लाइन में दे रखा है ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो दो टाइप के देखने को मिलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएंगे, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। खाना खुद बनाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी किचन में जाके खाना बनाते हैं तो हम भी ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये है कि जो CO2 और वाटर को मिला करके ग्लूकोज बना ले। और ग्लूकोज जो है वो कैसे बनेगा, जब CO2 और वाटर को असिमिलेट करेंगे तो इसमें एक तो सनलाइट यूज होनी चाहिए और दूसरा इनमें पिगमेंट्स होने चाहिए जो सनलाइट को ट्रैप कर सके, क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी है उसी को यूज करके ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाए जाते हैं। तो ये हो गए ऑटोट्रॉप्स। अब दूसरे इस अर्थ पे जो बचे हुए ऑर्गेनिज्म हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स जो हैं उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली या तो प्लांट को खा लेंगे या फिर किसी ऐसे लिविंग को खाएंगे जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब हेटेरोट्रॉप्स जो हैं या तो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉप्स कौन हो गए, इसमें प्लांट आ जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे, जैसे कि मोनेरा किंगडम में एक बैक्टीरिया आता है साइनोबैक्टीरिया, और इसी साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसी ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करके O2 रिलीज की थी इस अर्थ पर।
तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। प्रोटिस्टा किंगडम में अगर हम बात करें तो क्राइसोफाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यूग्लेनोइड्स जो हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब सनलाइट नहीं होती है उस टाइम में जो है वो किसी अदर एनिमल को, अदर लिविंग को मार करके खा लेंगे। मतलब यूग्लेनोइड्स में मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ऑटोट्रोपिक वाला भी और हेटेरोट्रोपिक वाला भी। ठीक है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस करने की पावर है। किन किन में? मोनेरा किंगडम में तो साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा किंगडम में जो है वो एक तो हो गया क्राइसोफाइट, एक हो गया डाइनोफ्लैजिलेट, एक हो गया यूग्लेनोइड्स, और प्लांटी किंगडम जो है वो कंप्लीट का कंप्लीट जो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो बोला गया है कि सभी एनिमल जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है वो अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। या तो डायरेक्टली हम प्लांट के जो भी प्रोडक्ट है उनको खाएंगे, या हम किसी ऐसे लिविंग को खाएंगे जो प्लांट से अपना फूड लेता है। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? क्या कभी तुम्हें इस चीज को लेकर के आश्चर्य हुआ है कि प्लांट जो है वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? Green plants, in fact, have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो फूड सिंथेसाइज करते हैं, और इस फूड को वो खुद की नीड के लिए भी यूज करते हैं, और सारे के सारे अदर ऑर्गेनिज्म जो अपनी नीड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। The green plants make, or rather synthesize, the food they need through photosynthesis and are therefore called autotrophs. अब ग्रीन प्लांट जो ये फूड बनाते हैं जिससे वो खुद की नीड भी कंप्लीट करते हैं, और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उनसे फूड लेते हैं उनकी नीड भी कंप्लीट करते हैं, तो इन ग्रीन प्लांट्स को क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रोप्स बोल देते हैं। ऑटोट्रोप्स मतलब जो अपना खाना खुद बना पा रहे हैं। You have already learnt that the autotrophic nutrition is found only in plants, and all other organisms that depend on the green plants for food are heterotrophs. अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है। अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रीन प्लांट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोल देंगे? हेटेरोट्रोप्स बोल देंगे। Green plants carry out photosynthesis, a physicochemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds. बोला गया है कि ग्रीन प्लांट जो है वो खाना कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बताया कि ग्रीन प्लांट जो है वो खाना खुद बना लेते हैं, तो कैसे बनाएंगे? ग्रीन प्लांट सनलाइट को यूज करेंगे, और सनलाइट में जो एनर्जी है, जो फिजिकल एनर्जी है सनलाइट में, उसको कन्वर्ट कर देंगे केमिकल में, और केमिकल में कन्वर्ट करके C6H12 और 6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसीजर है वो एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें सनलाइट का यूज किया और क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन से अटैच होती हुई हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। अगर हम अल्टीमेटली बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इस अर्थ पर वो किसके ऊपर डिपेंड करें? सनलाइट के ऊपर एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया कि देखो जो प्लांट जो होते हैं वो तो डायरेक्ट सनलाइट का यूज करके फूड बना लेंगे, और जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? या तो डायरेक्टली प्लांट को खा लेंगे। तो प्लांट में क्या खा रहे हैं? प्लांट में वो खा रहे हैं जो प्लांट ने सनलाइट का यूज करके फूड बनाया। मतलब सनलाइट की जो एनर्जी है वो किस में स्टोर हो गई? प्लांट में फूड के फॉर्म में स्टोर हो गई, उसको अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खाया, और जब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खाया और उसको जो कोई अदर ऑर्गेनिज्म खाएगा तो इसकी बॉडी में प्लांट से जो फूड आया किस में आया? जो अदर ऑर्गेनिज्म जिसने प्लांट को खाया उसमें जो एनर्जी आई, अब उसको किसी और ने खाया, मतलब इनडायरेक्टली जो है वो सनलाइट ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा पा रही है। तो बोला गया है कि सभी के सभी जो लिविंग हैं इस अर्थ पर वो अल्टीमेटली अपनी एनर्जी के लिए सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। The use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth.
प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं सनलाइट को यूज करके, ये जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बन रहा है ये इस अर्थ पर लिविंग का बेसिस है, लाइफ का बेसिस है। क्योंकि मैंने आपको बार बार समझा दिया कि क्या तो लिविंग डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं या फिर इनडायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि मान लो एक प्लांट को जो है वो एक गोट ने खाया और फिर एक गोट को जो है वो लोयन ने खा लिया। तो यहाँ पर प्लांट जो है, ये प्लांट है मान लो, इस प्लांट ने सनलाइट की जो एनर्जी है उसका यूज करके फूड बनाया। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे जो एनर्जी आई इस प्लांट में वो कहाँ से आई? सनलाइट से आई। अब वही एनर्जी, वही फूड जो है वो नेक्स्ट गोट में जा रहा है। मतलब एक तरीके से जो सन की एनर्जी है वही गोट में गई, फिर गोट को लोयन ने खाया। तो लोयन जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट को ही तो खा रहा है ना, डायरेक्टली नहीं खा रहा प्लांट को, डायरेक्टली गोट को खा रहा है। लेकिन गोट कहाँ से एनर्जी ले रही है, फूड ले रही है? प्लांट से ले रही है। मतलब जो गोट की बॉडी में जो एनर्जी फूड है वो बना किसकी वजह से? जो प्लांट से उसने फूड खाया। प्लांट में कैसे बना था? सनलाइट का यूज करके। इनडायरेक्टली लॉयन जो है वो क्या ले रहा है? सन की एनर्जी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि इस अर्थ पे जो लिविंग है उनको, उनका बेसिस जो है वो क्या है? सनलाइट है। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन, दो रीजन की वजह से फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। इस अर्थ के ऊपर जो फूड का प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बन रहा है वो ही है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमोस्फियर बाय ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस टाइम में वाटर को ब्रेक करते हैं, और जब वाटर को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। और जब ऑक्सीजन रिलीज होगा, यही ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में आती है। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो भी फोटोसिंथेसिस की वजह से ही बना हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंस है, एक तो फूड, इस अर्थ पे जितना भी फूड है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस की वजह से बन रहा है। और दूसरा जो है अर्थ के एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो भी फोटोसिंथेसिस की वजह से ही देखने को मिलती है, क्योंकि इसी प्रोसीजर में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर ऑक्सीजन ब्रीदिंग करने के लिए ना हो? सोच के बताना, देखा कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या होगा। देखो ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, हमारी बॉडी में जब हम फूड खाते हैं उस फूड से, हम नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फूड लेता है अपनी बॉडी में उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद में उसका हम एब्जॉर्प्शन करते हैं और सेल में उसमें उस सिंपल मॉलिक्यूल से हम क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। और इस एटीपी बनाने वाले प्रोसीजर में O2 जो है उसका यूज होता है। तो जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उस ऑक्सीजन का यूज है किसमें? एटीपी बनाने के लिए। और एटीपी किस लिए जरूरी है? सेल में कोई भी एक्टिविटी होगी, और बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। सेल मतलब वो नहीं है जो किसी जो वॉच में लगाते हैं, वो सेल नहीं है। सेल जो है वो लिविंग की एक बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं जो अदर अदर काम करते हैं। तो इसी सेल में एक ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या करता है? फूड से, जो भी इस फूड को सिंपल मॉलिक्यूल में हमने तोड़ा उसको एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है, पहला स्टेप होगा सेल के साइटोप्लाज्म में, और फिर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में काम होगा जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम एटीपी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये जो एटीपी है ना, इसी का यूज करके जो है वो सेल, अब जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब वो एटीपी का यूज करेगी। तो बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किससे आ रही है? एटीपी से आ रही है। और एटीपी कहाँ से आ रही है? फूड से आ रही है। फूड से इनडायरेक्टली हम एटीपी बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कनेक्टेड हैं, और ज्यादा से ज्यादा एटीपी बने फूड से, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि ये लाइन आपको दिख जाए अच्छे से। समझ में तो आ गया होगा, नहीं समझ में आया थोड़ा बैक करके देख लेना। This chapter focuses on the structure of the photosynthetic machinery and the various reactions that transform light energy into chemical energy। ये जो चैप्टर है वो फोटोसिंथेसिस का जो मशीनरी है, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स काम आएंगे, कैसे प्रोसीजर होगा, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में लाइट एनर्जी का यूज करके उसको हम जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, उन सब के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
अब नेक्स्ट समझा रखा है कि व्हाट डू वी नो। अब तक जो हमने क्लासेज पढ़ी हैं उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या समझा है, क्या क्या बेसिक चीजें हमें आती हैं, वो यहाँ पर क्लियर किया गया है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। Some simple experiment you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, green pigment of the leaf, प्लांट में जो ग्रीन पार्ट होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें बेटा एक पिगमेंट मिलता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की वजह से जो है वो लीफ का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो हमारी अर्लियर क्लासेस हैं उसमें हमने क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है लिफ में, लाइट और CO2 ये फोटोसिंथेसिस में जरूरी हैं, इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट हमने किए होंगे, थोड़ा समझा रखा है यहाँ पे। You may have carried out the experiment to look for starch formation in two leaves, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with black pepper and exposed to light। बोला गया है कि प्लांट ले और उस प्लांट के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंट करके जो है ये पता लगाओ कि स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ या नहीं। स्टार्च के फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लांट ग्लूकोज के फॉर्मेट में तो फूड बनाते हैं, सुक्रोज के फॉर्मेट में इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टार्च के फॉर्मेट में उसको स्टोर करते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस में स्टार्च जो है वो स्टोर है तो अगर हम इसमें आयोडीन ऐड करेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर ये देगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं आयोडीन टेस्ट के थ्रू कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये जो पोट लिया इसमें हाफ लीफ जो है उसको तो ब्लैक पेपर से कवर कर दो और बची हुई लीफ जो है वो वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड का मतलब ये होता है बेटा कि लीफ कंप्लीट ग्रीन नहीं है, कुछ कुछ पार्ट जो है वहां पे ग्रीन पार्ट्स एब्सेंट है, मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट है। समझ में आया। अब इस पोट को आप सनलाइट में रख दो तो जो ये ब्लैक पेपर से पावर पार्ट कवर कर दिया, जो ये ब्लैक पेपर से पार्ट कवर कर दिया, यहाँ पे तो सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाई और इसकी वजह से यहाँ पर स्टार्च टेस्ट जो है वो नहीं हो पाएगा। दूसरा जो वेरीगेटेड लीव्स है यहाँ पे भी जो ग्रीन पार्ट है वहाँ तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा और वहाँ तो स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होगा और आयोडीन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। और जो ग्रीन पार्ट नहीं है वहाँ पे स्टार्च जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा तो आयोडीन टेस्ट जो है वो ब्लू, आयोडीन टेस्ट में ब्लू कलर नहीं आएगा। On testing these leaves for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occur only in the green parts of the leaves in the presence of light। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आता है कि सिर्फ प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो सन की लाइट में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट और है, another experiment you may have carried out where a part of a leaf is enclosed in a test tube containing some potassium hydroxide soaked cotton which absorb CO2। दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है। अभी तक तो हमने क्या किया कि जो प्लांट लिया ना उसकी हाफ लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब क्या किया है हमने, प्लांट लिया, प्लांट की हाफ लीफ जो है उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और इस टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स जो है वो एब्जॉर्ब की हुई एक कॉटन रख दी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि जब उसके पास CO2 आती है तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस प्लांट को हमने कहाँ रख दिया, सनलाइट में रख दिया। कुछ टाइम के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा, ग्लूकोज के फॉर्मेट में, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा और स्टार्च के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मतलब यहाँ भी स्टार्च प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये जो है टेस्ट ट्यूब में जो पार्ट है यहाँ भी सनलाइट तो आ ही रही है भाई, ट्रांसपेरेंट है तो सनलाइट तो आ ही रही है, लेकिन यहाँ पे सनलाइट तो आ रही है लेकिन CO2 जब आएगी तो CO2 को ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 क्यों जरूरी है बेटा, फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर ये मिलकर के ही क्या बनाते हैं, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो CO2 जो लीफ में स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके थ्रू CO2 आई और उस CO2 को यहाँ पर इस वाले पार्ट में, टेस्ट ट्यूब वाले पार्ट में इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। जब CO2 ही नहीं प्रेजेंट होगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो जब यहाँ पे भी हम इस वाले पार्ट पे आयोडीन टेस्ट करें तो यहाँ तो आयोडीन जो है वो ब्लू कलर देगा यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, स्टार्च जो है प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो है जब CO2 ही नहीं है तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर नहीं होगा, तो आयोडीन टेस्ट जो है जब हम करेंगे तो ब्लू कलर नहीं आएगा।
while the other half is exposed to air. बचे हुए पार्ट को एयर में एक्सपोज कर दिया और कुछ पार्ट को हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब्ड कॉटन रख दी. द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम. कुछ टाइम के लिए इसको हम सनलाइट में रख देंगे. अब हम टेस्ट करेंगे स्टार्च का. ठीक है, दोनों लीफ के जो दोनों पार्ट है ना, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट, दोनों में हम जब स्टार्च का टेस्ट करेंगे, यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च while the portion that was in the tube tested negative. समझा दिया मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्यों तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्यों यहाँ पे नेगेटिव आएगा. दिस शोड दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. और इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 भी जरूरी है. पिछले एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया था कि लाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस होने के लिए, फूड बनाने के लिए प्लांट में. और इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आ गया कि CO2 जो है वो रिक्वायरमेंट है उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के लिए.